मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका पेपर होने वाला है डिजास्टर मैनेजमेंट का। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला आपके सामने। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना आपके सामने। तो शुरू करें अपन वीडियो को। भारत में कौन सा क्षेत्र है वो भूकंप के क्षेत्र 5 में आता है? तो कौन सा क्षेत्र वो क्षेत्र 5 में आता है? इसमें से आपके सामने क्षेत्र 5 होता है वो जो सबसे ज़्यादा मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं वो कौन सा क्षेत्र होता है? जम्मू कश्मीर है वो वाला क्षेत्र होता है। क्यों? जम्मू कश्मीर वो हिमालय की वादियों से बना हुआ क्षेत्र है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप रोधी जो आने के चांसेस होते हैं। एक तो हिमालय है वहाँ पर, इस वजह से। दूसरी बात, जो दो प्लेट है, जो नेपाल वाली प्लेट और इधर से भारत वाली प्लेट, ये भी आपस में टकराती रहती हैं और इससे क्या आपको बार बार भूकंप देखने को मिलते हैं। डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में कितने क्षेत्र भूकंप संभावित हैं? तो भारत में 58% ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप आने के सबसे अधिक चांसेस है। तो कितने क्षेत्र हैं ऐसे? लगभग 58% ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज़्यादा भूकंप आने के चांसेस रहते हैं। अगले वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक आपदा बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है? तो कौन सा जैविक आपदा क्या होता है? मतलब ऐसे जहाँ पर कोरोना हो गया, तो कोरोना क्या थी? एक प्रकार की बीमारी थी जहाँ से क्या वायरस हो गया आपके सामने कोई, मतलब जहाँ से बीमारियाँ वगैरह जहाँ से ज़्यादा फैल सकती हैं जैविक कारकों की वजह से, जीव जंतुओं की वजह से और पेड़ पौधों की वजह से। अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह महामारी जहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु होने का चांसेस हो, उसको क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैविक आपदा के नाम से जाना जाता है। और इसका सही आंसर क्या होगा? महामारी है वो इसका सही आंसर होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, साइक्लोन का मुख्य रूप से कहाँ से आते हैं? तो ये तो सबको पता है, साइक्लोन मुख्य रूप से कहाँ पर आते हैं? जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन है वो देखने को मिलते हैं। कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं? तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन देखने को मिलते हैं। अगला वाला प्रश्न, आपदा का प्रमुख प्रभाव कहाँ पर होता है? तो आपदा होती है उसका सबसे ज़्यादा प्रमुख प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलता है? धन और जन की हानि होती है इससे। किसकी हानि होती है ज़्यादातर? धन हो गया उसका भी नुकसान होता है और जनता है उसका भी नुकसान देखने को मिलता है। तो जन धन की हानि देखने को मिलती है आपदा के प्रमुख प्रभाव के वजह से। आपदा की कितनी प्रमुख श्रेणियाँ होती हैं? तो आपदा की दो प्रमुख श्रेणियाँ होती हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। मतलब आपदा कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है प्राकृतिक और दूसरी कौन सी हो सकती है? मानव जनित। जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो ये कैसी है आपदा? इंसानों से मतलब प्रकृति से जनित है। लेकिन क्या हो गया, अब आपने जो पेड़ों का कटाव कर दिया, आपको पता है कोरोना को ऐसे कहा जाता है कि चाइना की वजह से फैलाया गया था। तो ये क्या हो गया? ये मानव जनित आपके सामने आपदाओं से जाना जाएगा। अगले वाला एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? तो एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो आपके सामने एनडीएमए ये भी क्या होती है? कोई भी आपदा रोधी संस्थान के रूप में इसको जाना जाता है एनडीएमए को। ये कोई अगर आपदा वगैरह आ जाती है तो उसको कंट्रोल में करने का कार्य करती है। तो एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ऐसी कौन सी एजेंसी भारत में आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च है? तो आपदा प्रबंधन के लिए सबसे एनडीआरएफ भी है और एनडीएमए भी है, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च संस्था है। कौन सी? एनडीएमए, वो भी सर्वोच्च संस्था। और एनडीआरएफ दे रखा हो तो उसको भी टिक मार सकते हो आप। वनरेबिलिटी को कम करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो अगर आप एक बात बताइए, अगर आपको पता है कि हर साल हमारे क्षेत्र में बाढ़ आती है और इस क्षेत्र से हमें बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? समय से पहले निकल जाना चाहिए। जो ऊंचे इलाके होते हैं वहाँ से ऊंचे इलाके होते हैं जहाँ पर पानी का भराव कम होता है वहाँ पे रहने के लिए चले जाना चाहिए। अपने घर को छोड़ देना चाहिए। मवेशियों को भी सुरक्षित जगह पर पहुँचा देना चाहिए। खुद को सुरक्षित जगह पर पहुँचा लें। कोई अगर मूल्यवान वस्तु है उसको आप अपने घर से निकाल सकते हो। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता रहता है तो आप क्या कर सकते हो? बहुत आसानी से चीज़ों से बच सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो क्या होगा? बहुत अधिक नुकसान है वो देखने को मिल सकता है। भारत में बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत में क्यों होती है? भारत में बाढ़ क्यों होती है? जैसे ये नदी है, आपको काफ़ी बच्चे आपके जहाँ पर नदियाँ कम बहती होंगी उन क्षेत्रों से होंगे, तो मैं बता देता हूँ। ये नदी है, तो नदी का जो तट होता है ना, नदी का तट समझ सकते हो, मतलब ऐसे खड्डे में तो बहती है नदी और इसके आसपास क्या तट सा बना रहता है, मतलब तो अब वो टूट जाते हैं। इससे क्या होता है? ये इधर वाला क्षेत्र हो गया, अब नदी का इधर इसने बार बार यहाँ पे आके टकराव माना तो यहाँ से छेद हो गया।
समझो, ये टूट गया तो अब क्या, पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब उसका कोई क्षेत्र विशेष नहीं रहेगा, अब वो जिसका जहाँ से उसका मन रहेगा वहाँ से बहना शुरू कर देगा। तो यही है भारत में बाढ़ की एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि नदियों के जो तटबंध होते हैं, नदियों के जो किनारे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो औद्योगिक प्रकार की जो आपके सामने त्रासदी के रूप में जाना जाता है किसको, भोपाल गैस त्रासदी को। तो किस प्रकार की आपकी त्रासदी देखने को मिली थी, औद्योगिक प्रकार की त्रासदी देखने को मिली थी। चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई थी? तो जो यूक्रेन देश है वहाँ पर चेर्नोबिल, पहले रूस का भाग हुआ करता था ये, सोवियत संघ का। तो उस समय क्या होती है, एक जो परमाणु संयंत्र था वहाँ पर जो परमाणु रिएक्टर होता है उसकी जो उसका टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वहाँ पर आग लग गई थी। इस वजह से जो पूरा परमाणु जो रिएक्टर है वो क्या हो गया था, विस्फोट होने देखने को मिला था। तो चेर्नोबिल दुर्घटना आपको कहाँ पर देखने को मिली थी, यूक्रेन की जगह है वहाँ पर देखने को मिली थी। मानव जनित आपदा का क्या उदाहरण है? तो युद्ध हैं वो क्या होते हैं, एक मानव जनित आपदा के रूप में उनको जाना जाता है। तो क्या होते हैं, युद्ध होते हैं वो मानव जनित, उनको आपदा के रूप में देखा जाता है या जाना जाता है कि भाई भारत का कौन सा क्षेत्र अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहता है? तो असम वाला क्षेत्र है भारत का, वो सबसे ज़्यादा हर समय बाढ़ से प्रभावित रहता है। तो कौन सा क्षेत्र, असम का जो बाढ़ वाला असम वाला क्षेत्र है, वहाँ पे आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब वहाँ क्या करती है, हर बार वो जब जाती है, जब उसका सबसे ज़्यादा टाइम आता है तो वो क्या होता है, उसके जो तटबंध होते हैं वो टूट जाते हैं, किनारे होते हैं वो टूट जाते हैं। इसके कारण क्या है, वहाँ के आसपास के क्षेत्र है वहाँ और पहाड़ी क्षेत्र वो विशेषकर रह गया, तो वहाँ पर पानी की बहाव की समस्या देखने को मिल जाती है। तो असम वो सबसे ज़्यादा, इसमें से असम और बिहार है ये मुख्यतः सबसे ज़्यादा बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। चेन्नई बाढ़ 2015 का मुख्य कारण क्या था? तो चेन्नई में बाढ़ आई थी 2015 में, उसका मुख्य कारण क्या था? अतिवृष्टि और जल निकासी की समस्या। तो वहाँ पर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा बरसात हो गई थी और जल की निकासी नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से समस्या देखने को मिली थी। तो यही है, अतिवृष्टि में से जल निकासी का जो समस्या है वो बहुत अधिक देखने को मिली थी। अगला है, फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर किस प्राकृतिक घटना के बाद हुआ था? तो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर किस प्राकृतिक घटना के बाद में देखने को मिलता है? भूकंप और सुनामी। क्या हुआ था फुकुशिमा, जब जापान के अंदर वो बहुत तेज़ सुनामी आई थी, उस वक्त क्या हो गया था, वो एकदम समुद्र के किनारे एक न्यूक्लियर रिएक्टर था फुकुशिमा जगह पर, वहाँ पर उसमें क्या समुद्री पानी चला गया था। अब आपको पता है जो समुद्री पानी होता है उसमें लवणता ज़्यादा होती है, तो उसने क्या कर दिया था, उस जो रिएक्टर था उसमें पानी के रिसाव के कारण रिएक्टर फेल हो गया था। इस वजह से वहाँ पर क्या एक दुर्घटना देखने को मिली थी। डैम फेलियर किस प्रकार की आपदा हो सकती है? तो अगर कोई डैम है, जो डैम है मतलब बांध, अगर वो टूट जाता है तो क्या हो जाएगा, उससे उसके जो निचले इलाके होते हैं वहाँ पर बाढ़ है वो देखने को मिल सकती है। तो डैम के टूटने से क्या हो सकता है, आपको जो बाढ़ है वो आ सकती है। कौन सी घटना एक प्रकार की जैविक आपदा नहीं है? तो आपको पता है भूकंप है वो क्या है, एक प्रकार की जैविक आपदा के रूप में उसको नहीं जाना जाता है। तो भूकंप में क्या होता है, भूकंप एक प्रकार की जैविक नहीं अजैविक आपदा है, प्राकृतिक आपदा के रूप में जाना जाता है। जैविक आपदा क्या होती है, जैसे कोई महामारी आ गई, कोई बीमारी आ गई जिसने बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को जैविक आपदा के रूप में जाना जाता है। आतंकवाद को क्या माना जाता है? तो आतंकवाद क्या होता है, मानव जनित आपदा के रूप में माना जाता है। आतंकवाद की वजह से भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आतंकवाद एक सबसे बेहतर एग्जाम्पल है किसका, आपका मानव जनित आपदा का। और मैंने कोरोना का एग्जाम्पल बताया था, वो उसको आप जैविक आपदा के रूप में भी जान सकते हो। मतलब मानव के द्वारा अगर कोई आपदा बनाई जाती है, युद्ध हो गया, युद्ध भी मानव जनित आपदा के अंतर्गत आते हैं। मानव के द्वारा कोई भी आपदा लाई जाती है उसमें। 2001 में गुजरात का भुज भूकंप किस प्रकार की घटना थी? तो भूगर्भीय या प्राकृतिक घटना के रूप में इसको जाना जा सकता है। मतलब भू के जो पृथ्वी होती है उसके जो पृथ्वी की जो प्लेट होती है आपस में टकराने की वजह से ही तो क्या होता है, भूकंप आता है। तो भूगर्भीय घटना देखने को मिलती है, इसके वजह से भूकंप देखने को मिला था। अगले वाला, आग लगने से होने वाली घटना किस किस नाम से जानी जाती है? अग्निकांड के नाम से जानते हैं। तो आग लगने से होने वाली आपदा को किस नाम से जाना जाता है? अग्निकांड के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर होगा। 2004 की सुनामी ने भारत का सबसे अधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित किया था? तो 2004 की सुनामी ने भारत का सबसे अधिक अंडमान व निकोबार वाला द्वीप वाला क्षेत्र उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे था और वहाँ के जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा क्या हो गए थे,
पूरा का पूरा क्षेत्र वो पानी का भराव देखने को मिला था वहाँ पे, मतलब पूरा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित हो गया था। मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए प्रमुख क्या चाहिए आपको? अगर आप आतंकवाद हो गए, युद्ध हो गए, इन सब चीज़ों से निपटने को आपको क्या करना चाहिए? सतर्कता और नीति नियोजन करना चाहिए। मतलब आप सतर्कता से नीतियों को बनाओ और नीतियों को सही से लागू करो। इससे क्या हो जाएगा, आप मानव जनित आपदाओं से बच सकते हो। भाई अगर सही से अगर जहाँ पे आतंकवाद देखने को मिल रहा है क्या, तो उसको ख़त्म करो, लोगों को शिक्षा दो, लोगों को समझाओ, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराओ। इससे क्या हो जाएगा, वो आतंकवाद है वो ख़त्म हो जाएगा। औद्योगिक आपदाओं में आमतौर पर किसका रिसाव होता है? तो औद्योगिक आपदाओं में आमतौर पर रसायन हो गया, कोई गैस हो गई, या फिर ऐसा अपशिष्ट हो गया जिससे क्या हो जाती है, मानव को नुकसान पहुंच सकता है। उससे जो औद्योगिक आपदाएं से ये इन सब चीज़ों का मुख्यतः रिसाव होता है। महामारी को नियंत्रित करने का मुख्य उपाय क्या होता है? टीकाकरण और जागरूकता। मतलब महामारी अगर आपको नियंत्रित करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टीकाकरण लगाना पड़ेगा और जागरूकता उसको फैलाना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की तरफ, आपदा चक्र, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का अंतिम चरण क्या होता है? तो अगर आपदा प्रबंधन चक्र, मतलब कोई बाढ़ आ गई, उसके बाद में उसके जो पूरा सिस्टम चल रहा है उसको आप क्या कर रहे हो, उसको फिर से रिकवर कर रहे हो, तो लास्ट में क्या की जाती है, रिकवरी की जाती है आपके सामने। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपदा प्रबंधन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है भाई? क्या तो सरकार करे उस चीज़ का, भाई बाढ़ आ गई, क्या तो सरकार भी करे और नागरिक खुद अपने स्तर पर भी कर सकते हैं, तो दोनों के दोनों अपने स्तर पर चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो आपको मैं बीच में 1 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा। काफ़ी बच्चे होते हैं जो एसएससी जीडी की, राजस्थान जीके जिनको पढ़ना होता है, या फिर वो आप और भी कोई अन्य चीज़ खरीदना चाहते हो, तो मुझसे सवाल करते हैं साहब हम कहाँ से खरीदें बेस्ट किताब जिनसे हमारी तैयारी बढ़िया हो सके। तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, उन सब चीज़ों को खरीद सकते हो। और अभी आपके पास पेमेंट नहीं है तो उनको कार्ट में डाल लो और जब भी ऑफर आए तब आप उन सब चीज़ों को खरीद लेना। मॉक ड्रिल करते समय कितने समय तक कराई जानी चाहिए? तो कितने समय तक? नियमित अंतराल में, मतलब थोड़े थोड़े समय में आप क्या करते रहो, मॉक ड्रिल है वो आपको करवाते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। निम्नलिखित में से पुनर्वास रिहेबिटेशन का कार्य कब कराया जाता है? जो स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए। मतलब आप क्या हुआ, अब बाढ़ आ गई और बहुत ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए, अब क्या करना है, उनके क्षेत्र में पानी भर गया था, उनके क्षेत्र भी खराब हो गया, तो उन्हें फिर से वापस बसाना भी तो होता है, इसलिए क्या है, उनको स्थायी आवास फिर से प्रोवाइड करवाना होता है। उसी को क्या बोला जाता है, पुनर्वास के नाम से जाना जाता है। आपदा तैयारी, प्रिपेयर्डनेस किस नाम से जाना जाता है? तो प्रिपेयर्डनेस है उसको किस नाम से जाना जाता है? सुनामी चेतावनी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जैसे आजकल पहले आपको बता दिया जाता है ना कि उस क्षेत्र में बाढ़ देखने को मिल सकती है, उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तूफान देखने को मिल सकता है। अपना जो मौसम विभाग है उसके द्वारा पहले चेतावनी जारी कर दी जाती है ना, उसको क्या कहा जाता है, आपदा तैयारी के नाम से जाना जाता है। और क्या नाम से जानते हैं, जो सुनामी चेतावनी प्रणाली के नाम से भी उसको जाना जाता है। स्कूलों में आपदा का परीक्षण करना क्यों ज़रूरी होता है? सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। तो स्कूलों में आपदा का परीक्षण देना क्यों ज़रूरी है? ताकि लोगों के बीच में सुरक्षा बढ़ा सको और जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। अगला क्या, क्षमता निर्माण में क्या शामिल नहीं है? तो क्षमता निर्माण में मतलब आप क्या कर रहे हो, बाढ़ वगैरह से बचने के लिए, या फिर आप इन सब और कोई प्राकृतिक घटनाओं से बचने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कोई शेल्टर बना रहे हो, आप कोई ऐसी चीज़ों का निर्माण कर रहे हो जिससे आने वाले समय में इन घटनाओं से बचा जा सके, बाढ़ से, है ना। तटबंध बना दिए नदियों के, और आपके सामने आपने परीक्षण दिया, लोगों को संसाधन जुटाए, योजनाएं बनाई अलग अलग प्रकार की, ताकि जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो उनको नियंत्रित किया जा सके। मतलब नियंत्रित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम उनका नुकसान हो सके, इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की तकनीक है उसको लागू किया जा सके। तो उसको क्षमता निर्माण के नाम से बोला जाता है। और इसमें क्या नहीं आता है, भ्रांतियाँ फैलाना है वो इसका कोई भी प्रकार का उदाहरण में नहीं जाना जाता है। अगला, सुरक्षित निकासी मार्ग, इक्वेशन रूट किस में शामिल होता है? तो इक्वेशन रूट है वो किस में शामिल होता है? तैयारियों में। मतलब आपको क्या होगा, अब जैसे आग लग रही है तो आपको पता है कोई भी बिल्डिंग हो गई उसमें एग्जिट गेट बनाया जाता है हमेशा। एक तो मेन गेट होता है, एक एग्जिट गेट भी बनाया जाता है, जिससे क्या होगा, आप क्या हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए तो वहाँ से आप डायरेक्ट निकल सकते हो। बनाया जाता है ना, वो किस लिए बनाया जाता है? ताकि कोई भी विकट परिस्थिति आए तो उन विकट परिस्थितियों को लोग सामना कर सकें और तुरंत वहाँ से निकल सकें। तो इसको क्या तैयारी के रूप में देखा जाता है।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण करने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो आपदा जोखिम को आप कम से कम कैसे कर सकते हो? तो योजना बनाकर और सामुदायिक लोगों की भागीदारी तय करके। तो योजना बनाकर और लोगों की जिम्मेदारी को तय करके आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो, आप जो आपदा जोखिम है उसको कम से कम कर सकते हो। तो इसका सही क्या होगा? योजना और भागीदार समुदाय की, जो जितना भी समुदाय आपकी, उसकी भागीदारी तय करके आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो। आपदा शमन मिटिगेशन का मुख्य लाभ क्या होता है? तो आपदा शमन होती है जो बाढ़ वगैरह आ गई या फिर कोई आपके सामने अग्निकांड हो गया, इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो उसको आपदा शमन के नाम से जाना जाता है, मिटिगेशन के नाम से माना जाता है। इसका क्या अर्थ होता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं में कम से कम नुकसान हो सके, इस प्रकार की चीज़ों को बनाया जा सके। जैसे जो निचले इलाके होते हैं जहाँ पर हर बार बारिश के समय पानी बढ़ता है, उन क्षेत्रों में जो घरों का निर्माण है उसको नहीं किया जाए, उन लोगों को वहाँ से विस्थापित करके कोई ऊपर वाले इलाके हैं वहाँ पर विस्थापित किया जा सके, सुरक्षित इलाकों में लोगों को बसाया जा सके, इस प्रकार की जो योजना है उसको लाया जाता है। प्रतिक्रिया चरण की कितनी मुख्य क्रियाएं होती हैं? तो प्रतिक्रिया चरण में कितनी मुख्य क्रियाएं होते हैं? खोज व बचाव है वो प्रतिक्रिया चरण की मुख्य क्रियाओं में जाना जाता है। तो किसको माना जाता है? प्रतिक्रिया चरण में खोज और बचाव है उसको प्रतिक्रिया जो चरण होता है उसमें माना जाता है। एनडीएमए के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है वो एनडीएमए के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में उनको जाना जाता है। तो कौन है? भारत के प्रधानमंत्री होता है कोई भी, वो एनडीएमए का पदेन अध्यक्ष के रूप में उसको जाना जाता है। आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली किस में आती है? जोखिम न्यूनीकरण में आती है। मतलब इससे क्या होता है, आप जोखिम को कम से कम कर सकते हो, जोखिम को न्यूनीकरण कर सकते हो इस चीज़ से, ताकि पहले चेतावनी दे दी तो लोग सतर्क हो गए, वो मतलब अपने आप को सुरक्षित कर लिया इन्होंने, इससे क्या उस चीज़ की क्षति है वो कम से कम हो गई। वरना अगर नहीं पता चलता लोगों को तो क्या हो सकती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्षति है वो हो सकती थी। GIS जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का, देखो जोग्राफिकल क्या होता है? भूगोलिक कोई जगह हो गई, इंफॉर्मेशन सूचना हो गई, और सिस्टम मतलब प्रणाली हो गई। तो आपदा का जो स्थान होता है उसको चयन करने का जो क्षेत्र होता है उसको GIS के नाम से जाना जाता है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित होता है? तो आपदा जोखिम को न्यूनीकरण कम से कम करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का उसको लागू किया जाता है। कौन सा क्षेत्र लगाया जाता है? सेंडाई फ्रेमवर्क उसको जो जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपदा तैयारी का संकेत है? तो कौन सा है? संचार व्यवस्था है जो उसको आपदा तैयारी के संकेत के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? संचार व्यवस्था उसको आपदा की तैयारी करने के संकेत के रूप में उसको जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? तो एनडीआरएफ की स्थापना कब देखने को मिली थी? आप सबको पता है एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में एनडीआरएफ एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। नेशनल डिजास्टर, ये भी एक प्रकार की क्या आपदा प्रबंधन प्रणाली है। जैसे आपके बीएसएफ सीआईएसएफ होते हैं, आर्मी होती है, इसी तरीके से एनडीआरएफ भी एक संस्था है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ की प्रमुख भूमिका क्या होती है? आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य करना। मतलब एनडीआरएफ का यही कार्य है, जब मुश्किल परिस्थितियाँ, जब बाढ़ हो गई, आप कभी भी सुनते हो तूफान आने वाला, तो ऐसे नहीं कहा जाता है कि एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। तो ये क्या करती है? आपके समय आपदा के दौरान राहत और बचाव करने का कार्य करती है एनडीआरएफ। एनआईडीएम का मुख्यालय कहाँ है? तो एनआईडीएम का मुख्यालय कहाँ होता है? नई दिल्ली में आपको एनआईडीएम है उसका मुख्यालय देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आपदा प्रबंधन अधिनियम एनडीएमए का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। मतलब जो उसका अध्यक्ष तो वही होते हैं, जो और कोई पद होते हैं उसमें 5 साल का उनका पद कार्यकाल देखने को मिलता है। डीडीएम एक्ट किस जिला स्तर की इकाई को कहा जाता है? तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन जो होता है उसकी जिला स्तरीय इकाई के रूप में जाना जाता है। तो इसकी क्या किया? डीडीएमए के नाम से बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन प्रणाली। एनडीआरएफ में कितनी बटालियन संगठित है 2023 तक? कितनी अब तक? 16 जो टोटल बटालियन है उनका निर्माण अब तक किया जा चुका है। कौन सी इकाई समुदाय आधारित परीक्षण कार्यक्रम संचालित करती है? तो एनआईडीएम है वो क्या करती है? समुदाय आधारित
जो परीक्षण संचालित कार्यक्रम संचालित करती है। जैसे क्या होगा, बिहार का कोई गांव है, वहाँ पर क्या हर साल बाढ़ आती है, तो इसके द्वारा कार्यक्रम चलाया गया, लोगों को समझाया गया कि आपको बाढ़ से बचने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो समुदाय होते हैं उनको सुरक्षा जागरूकता करने का कार्य करती है। एनडीएमए को नीति निर्माण के साथ क्या क्या कार्य करना होता है? तो एनडीएमए के नीति निर्माण के साथ साथ क्या क्या कार्य करने होते हैं? योजना बनाने का और उसको क्रियान्वयन करने का, लागू करने का कार्य होता है। क्या क्या करती है? योजना बनाती है और उसको क्रियान्वयन करने का कार्य भी करती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 किस चीज़ पर बल देता है? तो आपदा प्रबंधन का जो अधिनियम 2005 वो किस चीज़ पर बल देता है? बहुआयामी समविष्ट दृष्टिकोण पर जोर देता है। तो आपदा प्रबंधन का जो अधिनियम 2005 वो अलग अलग प्रकार की मल्टी डायमेंशनली आपको समन्वित दृष्टिकोणों पर ध्यान देता है। एनडीएमए का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनडीएमए का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपदा जोखिम को कम करना और प्रभावी प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करना। मतलब कम से कम है वो आपदा का जोखिम है, जो आपदा से जितना भी जोखिम होता है उसको कम से कम किया जा सके, और प्रभावी प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन होता है उसको कम से कम किया जा सके। एनआईडीएम की स्थापना किस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी? तो एनआईडीएम की किस अनुच्छेद के द्वारा? डीएम एक्ट जो धारा 42 है उसके तहत आपके एनआईडीएम की स्थापना की गई थी। तो डीएम एक्ट धारा 42 के तहत जो इसकी स्थापना की गई थी। आपदा प्रतिक्रिया के समय सूचना किस इकाई का उत्तरदायित्व होती है? तो एनडीएमए वो है आपदा प्रतिक्रिया के समय सूचना की इकाई जिम्मेदार होती है। तो कौन सी होती है? एनडीएमए है वो जिम्मेदार होती है इसके लिए। किस इकाई का कार्य केवल नीति निर्धारण नहीं बल्कि जन जागरूकता के लिए जाना जाता है? तो एनडीएमए है उसका कार्य सिर्फ नीति निर्धारण ही करना नहीं है बल्कि जनता को जन जागरण करना भी इसका कार्य होता है एनडीएमए का। आपदा में प्रथम प्रक्रिया इकाई किसको माना जाता है? तो सबसे पहले अगर कोई आपदा आ गई तो सबसे पहले कौन सी टीम को लगाया जाता है? एनडीआरएफ है उसको लगाया जाता है। सबसे पहले यही मोर्चे पर पहुंचती है और उसको चीज़ों को संभालती है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का मोटो क्या है? आपदा सदैव, आपदा सेवा सदैव। तो ये एनडीआरएफ का जो मोटो है। तो ये मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे एमसीक्यू थे, सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। टेलीग्राम पे पीडीएफ दी एमसीक्यू वाली, वहाँ से जाकर पढ़ लेना। अगर कोई किताब वगैरह खरीदना चाहते हो तो यहाँ से खरीद लेना।